सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो ये जानते होंगे कि हमारे देश का रक्षा मंत्री, उप रक्षा मंत्री कौन है? क्या आप ये बता सकते हैं कि इस देश का राज्य मंत्री वित्त कौन है? क्या आप ये बता सकते हैं कि इस देश में कितने मंत्री हैं? और क्या आप ये बता सकते हैं इस देश में कितने मंत्री आपने देखे होंगे? बहुत कम लोग होंगे जिन्हें यह पता होगा कि रेल राज्य मंत्री कौन है। बहुत कम लोग ये होंगे कि वित्त राज्य मंत्री कौन है। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि इस देश में कितने राज्य मंत्री हैं और कितने कैबिनेट मंत्री हैं। ये एक ऐसा उदाहरण बन गया है इस देश का कि जहां केवल एक व्यक्ति, जिस समय 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उस समय इन्होंने एक स्कीम लाए थे कि जो किसी भी मंत्रालय का काम होगा उसमें केवल प्रधानमंत्री की फोटो जाएगी। ये क्या साजिश थी, ये क्या चाल थी? दरअसल ये चाल है एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही पूरी सत्ता को घुमाने की, चाहे फिर वो सत्ता प्रदेशों की हो। अगर प्रदेश में कोई दिखता है तो केवल प्रधानमंत्री का चेहरा दिखता है। प्रदेश के चुनाव में अगर कोई दिखता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा नजर आता है। अगर कोई प्रदेश में नेता दिखता है दूसरा तो उसको खत्म कर दिया जाता है। उसके उदाहरण है शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और भी कई उदाहरण हैं। क्या इस छवि के माध्यम से जिस तरह से आगे बढ़ा जा रहा था और एक होली दिवाली सेना के बीच में पहुंचकर राष्ट्रीयता को दिखाना और हर कदम पर राष्ट्रीयता का गुणगान गाना, परंतु दूसरी लाइन नहीं लानी चाहिए। अभी आपने देखा कि ये युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, आतंकवादियों पर जो हमला हुआ, उसमें कुछ दिन, जिस दिन ये 22 अप्रैल को हमला हुआ पहलगाम में, उस दिन तो नजर आए गृह मंत्री बड़ी तेज स्पीड से वो चल रहे थे और वहां पहुंच गए थे पहलगाम, परंतु उसके बाद वो नजर नहीं आए। किसी मीटिंग में वो नजर नहीं आए। दूसरे जो चेहरे नजर आए वो राजनाथ सिंह थे, परंतु तीसरा चेहरा गायब हो गया। कोई मंत्री सामने नहीं आया, कोई संतरी सामने नहीं आया। केवल बीजेपी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया एक व्यक्ति को महामानव बनाने में लगे रहे। जब सीज फायर से पहले अटैक हो रहा था तो मोदी ने अटैक करा दिया, मोदी ने पाकिस्तान को ये कर दिया, मोदी ने पाकिस्तान को वो कर दिया। इस तरह का नैरेटिव इस देश में खूब चला। उसके बाद एक व्यक्ति, एक बड़बोला व्यक्ति ट्वीट करता है और सीज फायर का ऐलान कर देता है। उस सीज फायर के ऐलान के बाद किस तरह से उस छवि को धक्का लगा, जो छवि आपको पोस्टरों में नजर आती थी, जो छवि आपको टीवी पर कभी ना हर 24 घंटे में रैंकती आपको नजर आती थी, उस छवि को कहीं ना कहीं धक्का लगा, राष्ट्रीयता को धक्का लगा। जो व्यक्ति प्रदेशों में जाकर आपको चुनाव जितवाता था उसी को धक्का लग गया, तो उससे बीजेपी को नुकसान जब होना शुरू हुआ और बीजेपी के नेताओं को लगा कि इससे नुकसान हो रहा है, तो एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले बाहर और उन्होंने कहा हम 10 दिन तिरंगा यात्रा करेंगे। ये वही अध्यक्ष है जो एक बार एक्सटेंशन ले चुके हैं, इनका एक्सटेंशन का भी दौर खत्म हो चुका है, परंतु वही फैसला कर रहे हैं कि दोबारा से वही महामानव की छवि को गढ़ना है। ऐसे में कल आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और वहां जय हिंद और सैनिकों से मिलते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके।
हम घर में घुसकर मारे। टीवी चैनल जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से ये बताने में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ हो सकता है, नरेंद्र मोदी की वजह से ये हो गया। परंतु उन चैनल वालों के पास उस सीज फायर के जो ट्वीट था उसका ट्रंप का, उसकी कोई काट नहीं मिल रही है। ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं लगा कि अब ये जो छवि है जिसके सहारे से राजनीति चमक रही है और जिस छवि को घड़ा गया था पिछले 12-14 साल में और दूसरों की छवियों को खराब किया गया था उसके चक्कर में, ऐसे में उस छवि को दोबारा से कैसे लाया जाए, उसी को करते हुए प्रधानमंत्री के पुराने भाषण, मैं एक गोली मारोगे मैं 10 गोली मारूंगा, आप मेरे एक आदमी मारोगे मैं 100 आदमी मारूंगा, उस तरह की छवि को दोबारा गढ़ने का मीडिया चैनलों को आदेश दे दिया गया है। परंतु जो सीज फायर के बाद नुकसान हुआ और जो इंदिरा गांधी के नैरेटिव ने नुकसान किया, उसको पाटने के लिए खुद प्रधानमंत्री कल जब वहां पहुंचे आदमपुर तो अपने पीछे S-400 वही विमान खड़ा किया और उनसे नारे लगवाए। यहां तक कि जो यात्रा निकल रही है 12 से 22 तक इनकी यात्रा निकलेगी, उस यात्रा में कई फौजियों को भी उसमें घुमाया जा रहा है, कई रिटायर फौजियों को भी पता लगा है, सूत्रों से पता चला है कि रिटायर फौजियों को हायर किया गया है। और कहीं ना कहीं उस छवि को दोबारा पाने के लिए, क्योंकि आप चुनाव जीतते हैं, सारी शक्तियां आपके हाथ में होती है, हर संस्था आपके हाथ में है, मीडिया आपके सामने रेंकता है, मीडिया आपसे सवाल नहीं करेगा, कुछ भी कर लीजिए आप, आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने ये सीज फायर क्यों कर दिया। मीडिया नतमस्तक है, मीडिया जो मीडिया का काम था उससे कहीं ना कहीं दूर जा रहा है। जब सारा विपक्ष और सारा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ था, उसी समय ट्रंप ने जो झटका दिया है, उस झटके से उबरने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है और अभी जल्दी में ही मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। ऐसे में अगर वो छवि को कहीं ना कहीं धक्का लगा है, उस छवि को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, तो उस छवि को घड़ने के लिए अब बीजेपी ने ताल ठोक ली है। बीजेपी चाहती है कि हमारा जो ब्रांड है वो कहीं ना पिटे, उसी ब्रांड को पूरा करने के लिए अब नए तरीके से नया स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। हालांकि ट्रंप इनकी स्ट्रेटेजी को सारी को फेल करते चले आ रहे हैं, रोज ड्रोन से हमले इस देश में हो रहे सीज फायर के बावजूद भी, परंतु ना तो मोदी ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। आज तक मोदी जी ने ट्रंप के उस ट्वीट का खंडन नहीं किया कि हम किसी भी रूप में कश्मीर मुद्दे पर तीसरे देश की हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। परंतु ट्रंप है कि मानता ही नहीं, वो फिर कह रहा है कि मैं कश्मीर का मुद्दा हल कराऊंगा। उसे कहीं ना कहीं लगता है, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं लगता है मैं मोदी को दबा लूंगा, और मोदी को दबाने का जो वो है, राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि बाजीगर की जो जान है वो तोते में अटकी हुई है, और मोदी जी का तोता है अडानी, उसमें उनकी जान अटकी हुई है और उसकी जान को पकड़ रखा है ट्रंप ने। ट्रंप जिस दिन चाहेगा उस दिन जेल भेज सकता है उसे। ये भी अब सामने आना शुरू हो चुका है कि जो मोदी का तोता है उसकी जान किस तरह ट्रंप के हाथ में है, जहां तक युद्ध का सवाल है। और ट्रंप ने कहा कि ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, इनमें युद्ध हो सकता था, परंतु आप ये देखिए कि भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर में कितना दम है, कितनी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मिसाइलें हैं और कितनी भारत के पास है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी सैन्य टकराव या इसकी आशंका होती है तो सबसे पहले दोनों देशों के परमाणु हथियार जहन में आते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही परमाणु हथियार हैं। भारत की लीडरशिप पाकिस्तान के पहले परमाणु इस्तेमाल करने की नीति को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहती है। पीएम मोदी ने जब सोमवार को देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा।
कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान की खतरा होने पर पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति सवालों में है। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में सीनियर रिसर्चर डॉक्टर मुनीर अहमद कहते हैं कि जब भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कोई पारंपरिक हमला होता है, पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस डॉक्ट्रिन यानी पूर्ण आयामी प्रतिरोधक सिद्धांत की बात करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम इससे आगे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान परमाणु हथियारों की बात करता है क्योंकि पारंपरिक सैन्य ताकत में पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत और पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की होड़। भारत और पाकिस्तान दोनों ही 1970 के दशक से परमाणु शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के तहत 11 और 13 मई 1998 को किया था। इसके कुछ ही दिन बाद 28 और 30 मई को पाकिस्तान ने चगाई 1 और चगाई 2 परीक्षण करके दुनिया को बताया कि उसके पास भी परमाणु हथियार हैं। यानी दोनों देशों के पास आधिकारिक रूप से पिछले 27 सालों से परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियारों को लेकर भारत और पाकिस्तान की नीतियां। भारत ने साल 1999 में अपनी पहली परमाणु हथियार नीति बनाई थी। ये पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में कहा था, भारत की परमाणु नीति स्पष्ट है, पहले इस्तेमाल ना करना, लेकिन जो हम पर परमाणु से हमला करेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी परमाणु क्षमता हमारी संप्रभुता को सुनिश्चित करती है। हालांकि साल 2019 में ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नीति में स्थिति के हिसाब से बदलाव के संकेत देते हुए कहा था, भारत पहले इस्तेमाल ना करने की नीति पर प्रतिबद्ध है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। पाकिस्तान की बात करें तो वहां कोई लिखित या स्पष्ट परमाणु नीति नहीं है। विश्लेषक मानते हैं कि इसका मुख्य कारण है कि वह भारत की परंपरागत सैन्य प्रभुत्व या कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियरिटी का प्रतिरोध करना चाहता है। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज से जुड़े और रक्षा और परमाणु मामलों के विशेषज्ञ राजीव नयन कहते हैं कि फर्स्ट यूज नीति की सबसे बड़ी अस्पष्टता यह है कि किस स्थिति में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ये तो कहता है कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कभी स्पष्ट नहीं किया है कि इसे इस्तेमाल करने का थ्रेशहोल्ड यानी सीमा क्या होगी। ये भी साफ नहीं है कि शुरुआत किस तरह के हथियार के इस्तेमाल से की जाएगी। क्या छोटा हथियार इस्तेमाल किया जाएगा जिसे बैटलफील्ड वेपन कहा जाता है, या फिर स्ट्रेटेजिक वेपन इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के पास कितने परमाणु हथियार। पाकिस्तान या भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट परमाणु हथियारों की संख्या का आकलन करते हैं। सिप्री के साल 2024 के आकलन के मुताबिक भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। वहीं विश्लेषक मानते हैं कि सवाल ये है कि ये आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं और परमाणु हथियारों के मामले में संख्या का कोई महत्व है भी या नहीं। डॉक्टर मुनीर अहमद कहते हैं कि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट के ताज़ा आकलन में भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियारों का अनुमान लगाया है, लेकिन असल में परमाणु हथियारों के मामले में संख्या बहुत मायने नहीं रखती है। अगर बात इनके इस्तेमाल तक पहुंची तो बहुत कम हथियारों से ही बहुत भारी तबाही की जा सकती है। कितनी देर में इस्तेमाल हो सकते हैं परमाणु हथियार। परमाणु हथियार के 2 हिस्से होते हैं, एक विस्फोटक जिसे वॉरहेड कहते हैं और दूसरा डिलीवरी सिस्टम यानी मिसाइल। एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत शांति की स्थिति में अधिकतर वॉरहेड और मिसाइल को अलग अलग रखता है। कुछ को दागने के लिए तैयार यानी रेडी टू डिप्लॉयमेंट स्थिति में रखा जाता है। पाकिस्तान की नीति भी ऐसी ही है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच दूरी इतनी कम है कि परमाणु हथियारों के मामले में यह बहुत अधिक मायने नहीं रखता है कि हथियार कैसे रखे जाते हैं। कल जब प्रधानमंत्री उन सैनिकों के बीच पहुंचे तो वहां 8 से 9 कैमरे लगाए गए थे और हर कैमरा सैनिकों की जो उनके जो चेहरे के भाव थे उनको दर्शा रहा था। वहीं एडिटिंग मशीन लगाई गई थी, वहीं पर सब कुछ दिखाया गया और सख्त आदेश था कि वहां आपको सैनिकों पर ज्यादा ध्यान देना है। प्रधानमंत्री एक फ्रेम में रहेंगे परंतु सैनिकों पर भी ध्यान देना है। प्रधानमंत्री 12 बजे वहां पहुंचे थे, परंतु ये प्रोग्राम 3:30 बजे आपके सामने आया। क्यों आया? क्योंकि बिहार का चुनाव आ रहा है। अब ये बिहार के चुनाव के मूड में आ गए हैं और उस छवि को घड़ने के लिए दोबारा से पैसा फूंकना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। चैनल
ताबड़तोड़ प्रोग्राम कर रहे हैं। मोदी को बचाने के लिए 100% प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देख लिया भारत के पास न्यूक्लियर शक्ति कितनी है। भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। वो अलग बात है कि तोते की वजह से भारत झुक गया, झुका है, 100% झुका है। इसे आप मानो या मत मानो। अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं प्रधानमंत्री ने, और ये देश का अपमान हुआ है। अब जाते जाते मैं आपसे सवाल करता हूं, जब पिछले 1971 का युद्ध हुआ था उसमें इंदिरा गांधी ने अमेरिका की नहीं मानी थी, तो अब तो भारत महाशक्ति है, फिर क्यों ट्रंप के दबाव में भारत आया? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए, मत दीजिए, मोदी भक्त बनिए, मत बनिए, मुझे इस पर फर्क नहीं पड़ता। परंतु मैं आपसे जो कह रहा हूं वो देश हित में कह रहा हूं कि जो छवि खराब हो गई थी, तो इसके बाद जो छवि पर धब्बा लग गया था, उससे संजोने में बीजेपी कोई कसर अब नहीं छोड़ने वाली। यही कारण है कि भारत के अलग अलग शहरों में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इससे पहले कांग्रेस भी निकाल चुकी थी। बीजेपी को पता है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं है, वो कहीं का भी चुनाव जीत सकती है। परंतु जब जनता में मैसेज चला गया है कि इसने गलत सीज फायर किया है, तो उसे कहीं ना कहीं धोने का प्रयास इन यात्राओं के जरिए किया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।